क्या दोस्तों आपको पता है डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? आदि प्रशिक्षण पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? मीराबाई चानू का जन्म कहां हुआ था? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 18 जून 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्न में से कौन सा दिवस 18 जून को मनाया जाता है? आज है 18 जून। कौन सा दिवस 18 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय पिकनिक दिवस प्रतिवर्ष 18 जून को मनाया जाता है। जल्दबाजी मत कीजिए, महारानी लक्ष्मीबाई बलिदान दिवस भी 18 जून को ही मनाया जाता है और गोवा क्रांति दिवस भी 18 जून को मनाया जाता है। यानी कि हमारा सही ऑप्शन है उपरयुक्त सभी दिवस 18 जून को मनाए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड पिकनिक डे की। कब मनाया जाता है? 18 जून को। हर साल दुनिया के विभिन्न देशों में 18 जून के दिन को अंतरराष्ट्रीय पिकनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और पिकनिक एक ऐसा टॉनिक है जो आपके तन और मन को नई ताजगी और स्फूर्ति से भर देता है। और आपका भी कोई भी हॉलिडे है तो क्या आप अपनी फैमिली के साथ ये पिकनिक के लिए जाना चाहते हैं? तो आपकी मनपसंद जगह कौन सी है पिकनिक के लिए? आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे बात करें, 18 जून 1858 को अंग्रेज सेनापति सर ह्यूरोज के साथ ग्वालियर में अंतिम युद्ध हुआ और रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना का कुशल नेतृत्व किया। वे घायल हो गई और अंततः उन्होंने वीर गति प्राप्त की। तो याद रख लो दोस्तों, ग्वालियर में सर ह्यूरोज और रानी लक्ष्मीबाई के बीच युद्ध होता है और वहां पर हमारी लक्ष्मीबाई देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर देती है और इसीलिए 18 जून को रानी लक्ष्मीबाई बलिदान दिवस मनाया जाता है। और रानी लक्ष्मीबाई का बचपन में मणिकर्णिका नाम रखा गया, परंतु प्यार से मणिकर्णिका को मनु पुकारा जाता था। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई हुआ। तो याद रख लीजिए, रानी लक्ष्मीबाई के नाम बचपन में मणिकर्णिका, बाद में मनु पुकारा जाता था। और एक और भी नाम है छबीली। क्या? छबीली भी रानी लक्ष्मीबाई का ही नाम है। और गोवा क्रांति दिवस की अब बात करें तो यहां पर बढ़ो, गोवा क्रांति दिवस कब मनाया जाता है? 18 जून को। और इसके साथ एक हमारे भारत देश के समाज सेवी एवं हमारे देश के नेता राम मनोहर लोहिया का नाम भी जुड़ा हुआ है। गोवा क्रांति दिवस 18 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, क्योंकि 18 जून 1946 को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गोवा के लोगों को पुर्तगालियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया था और इसलिए प्रतिवर्ष गोवा क्रांति दिवस मनाया जाता है 18 जून को। गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को और गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मई को। कब? 30 मई को गोवा स्थापना दिवस। और हमारा गोवा भारत देश का 25वां राज्य बना था। ओके, और इसी तरह दोस्तों हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में टीवी चैनल सिलेक्टर पोर्टल किसने शुरू किया? टीवी चैनल सिलेक्टर पोर्टल शुरू किया है ट्राई ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, TRAI ने यह टीवी चैनल सिलेक्टर पोर्टल हाल ही में शुरू किया है। और टीवी चैनल सिलेक्टर पोर्टल की बात करें तो इस पोर्टल से उन लोगों को सुविधा होगी जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है और वे टीवी चैनलों का चयन करने के लिए वेब ब्राउजर का उपयोग करना चाहते हैं। और इस पोर्टल से उपभोक्ता DTH तथा केबल ऑपरेटर द्वारा उपलब्ध सभी चैनल देख सकेंगे। और इस पोर्टल की सहायता से उपभोक्ता अपनी पसंद का चैनल चुन सकेंगे और अवांछित चैनल को हटा सकेंगे। यानी कि अपनी जो फेवरेट चैनल है उसको वो अपने टीवी में सेट कर सकेंगे। टीवी चैनल सिलेक्टर पोर्टल हाल ही में ट्राई ने लॉन्च किया है। तो ट्राई का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? ट्राई का पूर्ण स्वरूप है
टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई का पूर्ण स्वरूप। और ट्राई से यह क्वेश्चन दोस्तों कुछ मंथ पहले करंट अफेयर में आया। क्वेश्चन क्या था? भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई का नया चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है? पीडी वाघेला को ट्राई का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इमेज आप देख सकते हैं पीडी वाघेला को। पीडी वाघेला कौन है? गुजरात काडर के 1986 बैच के आईएएस अधिकारी है और उनका कार्यकाल कितने साल का होगा? 3 साल तक के लिए वो ट्राई के अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन रहेंगे। और पीडी वाघेला किसका स्थान लिया है? आरएस शर्मा का स्थान लिया है और आरएस शर्मा का कार्यकाल 30 सितंबर 2020 को समाप्त हो गया था। तीसरा क्वेश्चन, जल जीवन मिशन की शुरुआत कब की गई? दोस्तों हमारे केंद्र सरकार की ओर से जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई है और जल जीवन मिशन प्रति 1 साल में 6 से 7 बार करंट अफेयर में रहता है, क्योंकि हमने एक लक्ष्य तय किया है। कौन सा लक्ष्य? पाइप्ड वाटर सप्लाई टू ऑल रूरल हाउस होल्ड। और कब तक? 2024 तक सभी को पेयजल अपने घर पर ही नल के जरिए मिलना चाहिए और इसीलिए जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया? 15 अगस्त 2019 को हमारे प्रधानमंत्री श्री ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 15 अगस्त 2019। और हाल ही में यह करंट अफेयर में क्यों आया? तो देखो, केंद्र ने हर घर नल जल उपलब्ध कराने के जल जीवन मिशन के तहत केरल को 18 अरब 4 करोड़ रुपए का अनुदान आवंटित किया है। कितने का? 18 अरब 4 करोड़ रुपए का अनुदान केंद्र सरकार ने केरल सरकार को आवंटित किया है। और केंद्र सरकार ने 2023 तक केरल में हर घर नल जल अभियान में तेजी लाने के लिए आवंटन में 4 गुना वृद्धि की है और इसीलिए करंट अफेयर में आया है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन से जुड़े हुए बहुत से क्वेश्चन आज मैं आपके सामने रखूंगा। देखो, जल जीवन मिशन की शुरुआत किसने की? हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की। और क्या जल जीवन मिशन का लाभ केवल ग्रामीण क्षेत्रों को ही मिलेगा? बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि स्कीम का लाभ ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों के लोगों को प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्या जल जीवन मिशन का लाभ केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को प्रदान किया जाएगा? बिल्कुल नहीं, ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों के लोगों को यह लाभ प्रदान होगा। और जल जीवन मिशन स्कीम को किस विभाग द्वारा जारी किया गया है? पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति विभाग द्वारा इस स्कीम को जारी किया गया है। पेयजल और स्वच्छता विभाग के जल शक्ति विभाग द्वारा हमारा जो जल शक्ति मंत्रालय है इसका यह विभाग है पेयजल और स्वच्छता विभाग, इनके द्वारा इस स्कीम को दोस्तों कार्यान्वित किया गया है। हर घर नल योजना 2021 का उद्देश्य क्या है? 2024 तक सरकार देश के हर ग्रामीण इलाके में पीने के पानी का कनेक्शन प्रदान करना चाहती है और इसीलिए यह योजना लॉन्च की गई है केंद्र सरकार की ओर से। चौथा क्वेश्चन, डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण कोसी नदी पर बिहार में किया जा रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बिहार में कोसी नदी पर। और बिहार में कोसी नदी को सौरो ऑफ बिहार के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में डगमारा जल विद्युत परियोजना जिला सुपौल के कार्यान्वयन के लिए किसने एक समझौते ज्ञापन पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं? राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड और बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड के बीच यह डगमारा जल विद्युत परियोजना को लेकर हाल ही में समझौता हुआ है। और दोस्तों एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए एनएचपीसी का पूर्ण स्वरूप क्या है, तो हमें याद रख लेना है नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, एनएचपीसी का पूर्ण नाम। और बीएसएचपीसी का पूर्ण स्वरूप क्या है? बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीएसएचपीसी का पूर्ण स्वरूप। और जल विद्युत के क्षेत्र में एनएचपीसी भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तहत श्रेणी ए की एक मिनी रत्न कंपनी है और यह भारत में जल विद्युत विकास के लिए सबसे बड़ा संगठन भी है। वर्तमान में एनएचपीसी के पास 24 परिचालन विद्युत स्टेशन है जिनकी कुल स्थापित क्षमता 7071 मेगावाट है। और डगमारा जल विद्युत परियोजना
कोसी नदी पर भीमनगर बैराज से लगभग 22.5 किलोमीटर नीचे दाहिने किनारे पर गांव दगमारा और बाएं किनारे पर सिमरी के पास स्थित है। तो लोकेशन भी याद रख लो। डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? कोसी नदी पर। कहां पर? भीमनगर बैराज से लगभग 22.5 किलोमीटर नीचे दाहिने किनारे पर गांव का नाम है डगमारा और बाएं किनारे पर स्थित है सिमरी। दोनों के बीच यह डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है और यह एक रन ऑफ द रिवर योजना है। क्या? रन ऑफ द रिवर योजना। और डगमारा जल विद्युत परियोजना के बारे में मैं आपको आगे बताऊं तो परियोजना की कुल क्षमता कितनी है? 130 मेगावाट। और परियोजना के निर्माण की कुल अनुमानित लागत कितनी है? 2478.24 करोड़ रुपए की लागत से यह परियोजना आकार ले रही है। किस नदी पर? कोसी नदी पर। और कोसी नदी की बात करें तो यह एक सीमा पारीय नदी यानी कि ट्रांस बाउंड्री रिवर है जो तिब्बत, नेपाल और भारत से होकर बहती है। कोसी नदी यहां पर आप देख सकते हैं मैप में दोस्तों। तो यह कोसी नदी है, यहां पर आप देख सकते हैं तिब्बत, नेपाल और यहां बिहार में बहती है और आगे जाकर दोस्तों बांग्लादेश की ओर और यहां बे ऑफ बंगाल में दोस्तों गिरती है यह कोसी रिवर। और इसे बिहार का शोक इसी के रूप में भी जाना जाता है। क्या? बिहार का शोक भी कहा जाता है कोसी रिवर को, क्योंकि वार्षिक बाढ़ लगभग 21,000 किलोमीटर उपजाऊ कृषि भूमि को प्रभावित करती है और इसीलिए बिहार का शोक भी कहा जाता है कोसी रिवर को। पांचवा क्वेश्चन, आदि प्रशिक्षण पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? आदि प्रशिक्षण पोर्टल का शुभारंभ अर्जुन मुंडा जी ने किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अर्जुन मुंडा। इमेज में आप देख सकते हैं। अर्जुन मुंडा कौन है? हमारे जनजातीय कार्य मंत्री है। और मंत्रालय ने किसके सहयोग से आदि प्रशिक्षण पोर्टल विकसित किया है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ दोस्तों मिलकर यह मंत्रालय ने हाल ही में आदि प्रशिक्षण पोर्टल विकसित किया है। और आदि प्रशिक्षण पोर्टल का उद्देश्य क्या है? देश भर में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यापक जानकारी प्रदान करने हेतु इस पोर्टल को विकसित किया गया है। छठा क्वेश्चन, मीराबाई चानू का जन्म कहां हुआ था? मीराबाई चानू दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली है भारत की ओर से और वो एक जानी मानी वेट लिफ्टर है। और मीराबाई चानू का जन्म इम्फाल में हुआ। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, इम्फाल। और यह मीराबाई चानू करंट अफेयर में क्यों आई? तो देखो, टोक्यो ओलंपिक खेलों में 37 दिन शेष है। आकाशवाणी की श्रृंखला में भारत की शीर्ष महिला वेटलिफ्टर मीराबाई चानू की बात की गई। मीराबाई चानू का जन्म कब और कहां हुआ था? 8 अगस्त 1994 को मणिपुर के इम्फाल में मीराबाई चानू का जन्म हुआ था। और उन्होंने अपने करियर में जो उपलब्धि प्राप्त की है उनके बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूं। तो याद रखो, वर्ष 2017 में 48 किग्रा भार वर्ग में विश्व चैंपियन बनने के बाद मीराबाई चानू सुर्खियों में आई। 2016 में रियो ओलंपिक में विफल होने के बाद 2017 में मीराबाई चानू ने वापसी की और न सिर्फ विश्व चैंपियन का खिताब जीता बल्कि 2018 के कॉमनवेल्थ खेलों में कुल 196 किलोग्राम भार उठाकर एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया। और मीराबाई चानू ने 2019 विश्व वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में अपने राष्ट्रीय रिकॉर्ड में सुधार किया और 2019 में भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्नेच और क्लीन एंड जर्क में कुल 201 किलोग्राम भार उठाकर चौथा स्थान हासिल किया। और उनके करियर की आगे बात करें तो 2021 में हुई 2020 एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और कुल 205 किलोग्राम वजन उठाया। मीराबाई चानू ने क्लीन एंड जर्क कैटेगरी में 119 किलोग्राम वजन उठाकर विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की और कांस्य पदक जीता। तो यह करियर की बात की हमने मीराबाई चानू की और हम उम्मीद रख सकते हैं मीराबाई चानू शायद टोक्यो ओलंपिक में हमारे लिए गोल्ड मेडल जीते। तो मीराबाई चानू 2020 टोक्यो ओलंपिक में अपने भार वर्ग में पदक की प्रमुख दावेदार मानी जा रही है। और मीराबाई चानू को उनकी उपलब्धियों के लिए 2017-2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो हम GK 2020 चैनल की ओर से हम ईश्वर को प्रार्थना करते हैं कि मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते। सातवां क्वेश्चन,
हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस कब मनाया गया? प्रतिवर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस कब मनाया जाता है? 16 जून को मनाया जाता है। 2 दिन पहले 16 जून को अंतरराष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 16 जून इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस मनाया जाता है। तो यह महत्वपूर्ण दिवस यानी कि पारिवारिक प्रेषण का अंतरराष्ट्रीय दिवस की बात करें तो यह दिन दुनिया भर में अपने लगभग 800 मिलियन परिवार के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए 200 मिलियन से अधिक प्रवासियों द्वारा दिए गए योगदान को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और प्रतिवर्ष यह महत्वपूर्ण दिवस की एक थीम भी तय की जाती है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस 2020 की थीम क्या रखी गई है? यहां पर पढ़ सकते हैं ऑफिशियल इमेज में क्या लिखा है? बिल्डिंग रिसाइलेंस इन टाइम ऑफ क्राइसिस। और यहां पर पढ़िए बिल्डिंग रिसाइलेंस इन टाइम ऑफ क्राइसिस 2020 के IDFR की थीम। और हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है 2021 के इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस की थीम। तो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस 2021 की थीम रिकवरी एंड रिसाइलेंस थ्रू डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। ऑफिशियल इमेज में भी यहां थीम को पढ़ सकते हैं। क्या थीम रखी गई है? रिकवरी एंड रिसाइलेंस थ्रू डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। और जब यहां महत्वपूर्ण डे की बात आई तो जून में कौन कौन से महत्वपूर्ण डे मनाए गए उनके बारे में सीक्वेंस में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलिए। सबसे पहले आया 1 जून। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया। और 1 जून को ही माता पिता दिवस यानी कि पेरेंट्स डे मनाया गया। और उसके बाद 2 जून को तेलंगाना राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया। 3 जून को विश्व बाइसिकल डे क्या वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया गया 3 जून को। और 4 जून को बाल यातना एवं अवैध तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया। और 6 जून को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा रूसी भाषा दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 जून को 2 महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए, विश्व महासागर दिवस, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया गया। 10 जून को विश्व दृष्टिदान दिवस मनाया गया। और 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। 13 जून को अंतरराष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। 15 जून को वर्ल्ड विंड डे क्या वर्ल्ड विंड डे मनाया गया। और 15 जून को ही वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे मनाया गया। यह सभी महत्वपूर्ण डे से जुड़े हुए क्वेश्चन हमने करंट अफेयर में बताए थे। ओके, 8वां क्वेश्चन, कर्नल बी संतोष बाबू की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया? दोस्तों, पिछले साल जब गलवान घाटी में हमारे भारत देश के सैनिकों और चीन देशों के सैनिकों के बीच जो झड़प हुई, इसमें शहीद होने वाले कर्नल बी संतोष बाबू की प्रतिमा का हाल ही में उद्घाटन किया गया है तेलंगाना राज्य में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है तेलंगाना राज्य। 15 जून 2020 को भारत और चीन की सेना आमने सामने थी, जिसके बाद हिंसक झड़प में करीब 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। इन्हीं 20 जवानों में से एक थे कर्नल संतोष बाबू, जो अपनी बहादुरी दिखाते हुए उस दिन वतन के लिए शहीद हुए थे। कब? 15 जून 2020 को, 1 साल हाल ही में पूर्ण हुआ। और 15 जून 2021 को वीर कर्नल संतोष बाबू की शहादत को श्रद्धांजलि देते हुए IT और उद्योग मंत्री KT रामा राव ने तेलंगाना के सूर्यापेट शहर में, कहां पर? सूर्यापेट शहर में कर्नल बी संतोष बाबू की प्रतिमा का अनावरण किया। तो सबसे पहले तो इस क्रांतिकारी को सैल्यूट, जिन्होंने भारत देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए हैं। 9वां क्वेश्चन, निम्न में से किसने दक्षिणी महासागर को विश्व के 5वें महासागर के रूप में मान्यता दी है? विश्व के 5वें महासागर के रूप में दक्षिणी महासागर को मान्यता प्रदान की है नेशनल जियोग्राफिक पत्रिका ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, नेशनल जियोग्राफिक पत्रिका। हाल ही में विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? 8 जून को मनाया गया। 8 जून के अवसर पर नेशनल जियोग्राफिक पत्रिका ने दक्षिणी महासागर को विश्व के 5वें महासागर के रूप में मान्यता दी है। इमेज आप देख सकते हैं दोस्तों, यह है
5वां महासागर, जिसे हम बोल सकते हैं साउथर्न ओशन। ओके, लेकिन ऐसे तो पहले भी मान्यता दी गई थी, लेकिन उससे निरस्त कर दिया गया था। क्या? देखो, IHO यानी कि इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन ने भी वर्ष 1937 में दक्षिण महासागर को अंटार्कटिका के आसपास के जल के एक अलग भाग के रूप में मान्यता दी थी, लेकिन वर्ष 1953 में इसे निरस्त कर दिया गया था। और अन्य 4 महासागर हमारी पृथ्वी पर है। कौन कौन से? अटलांटिक, प्रशांत, भारतीय यानी कि इंडियन ओशन और आर्कटिक महासागर। हमारी पृथ्वी पर यह 4 महासागर है। और 5वें महासागर की बात सामने आई। और यहाँ IHO की बात करें तो पूर्ण स्वरूप इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन, यह क्या है? अंतरराष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन एक अंतर सरकारी परामर्शदाता और तकनीकी संगठन है। स्थापना कब हुई? वर्ष 1921 में। किस उद्देश्य से स्थापना हुई? नेविगेशन की सुरक्षा एवं समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा का समर्थन करने हेतु इस संगठन की स्थापना हुई। और भारत भी IHO का सदस्य कंट्री है। और दक्षिणी महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जो 3 अन्य महासागरों प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर को छूता है और एक महाद्वीप से पूरी तरह से घिरे होने के बजाय उसे घेरता है। यहाँ पर आप मैप में देखें कि यह है साउदर्न ओशन और बीच में है अंटार्कटिका। 3 तरफ है 3 महासागर। यहाँ पर है इंडियन ओशन, यहाँ पर है अटलांटिक ओशन और यहाँ पर है पैसिफिक ओशन। 3 तरफ 3 महासागर, बीच में यह दक्षिणी महासागर और इसके बीच में अंटार्कटिका है। क्लियर? ओके। 10वां क्वेश्चन, 2021 के ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? 2021 के यह ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन की मेजबानी IIT बॉम्बे ने की। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है IIT बॉम्बे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे यानी कि IIT बॉम्बे 3 दिवसीय वर्चुअल ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन, इंग्लिश में बोले तो कॉन्फ्रेंस ऑफ ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटीज की मेजबानी कर रहा है। कौन? हमारा IIT बॉम्बे। और यह सम्मेलन 2021 में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है। भारत की अध्यक्षता में। ओके। और ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय का मूल उद्देश्य क्या है? अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में शैक्षिक सहयोग को बढ़ावा देना है। और ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन का विषय क्या रखा गया है? तो इस सम्मेलन की थीम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। क्या? इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इसी थीम के साथ यह महत्वपूर्ण सम्मेलन आयोजित किया गया। 11वां क्वेश्चन, रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट, इस पहल को किसने लॉन्च किया है? रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट नामक पहल को लॉन्च किया है फेसबुक ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, फेसबुक। और यहां पर पढ़ सकते हैं रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट, इस पहल को लॉन्च किया है फेसबुक ने। सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी ऐसे फेसबुक ने एक नई पहल रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट शुरू की है, जो लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पर बाल दुर्व्यवहार सामग्री की रिपोर्ट करने और इसे साझा नहीं करने के लिए प्रोत्साहित करती है। और रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट पहल का आरंभ किसके सहयोग से किया गया है? फेसबुक ने इंडिया इनिशिएटिव, साइबर पीस फाउंडेशन और अर्पण जैसे नागरिक समाज संगठनों के साथ मिलकर यह हाल ही में नई पहल शुरू की है। और फेसबुक की बात करें तो फेसबुक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? मार्क जुकरबर्ग, इमेज में आप देख सकते हैं। और फेसबुक का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? अमेरिका के कैलिफोर्निया में। और फेसबुक के साथ नेहा धूपिया जो हमारी एक बॉलीवुड अभिनेत्री है, उनका नाम भी जुड़ा हुआ है। क्यों? फेसबुक ने बॉलीवुड अभिनेत्री नेहा धूपिया के साथ भी भागीदारी की, जो इंस्टाग्राम पर एक समुदाय फ्रीडम टू फीड चलाती है, जो महिलाओं के लिए स्तनपान के बारे में बोलने और इसके आसपास की चुनौतियों के बारे में एक खुला संवाद करने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करती है। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में 14 दिव्यांगता शीघ्र सहायता और उपचार केंद्रों का उद्घाटन किसने किया? 14 दिव्यांगता शीघ्र सहायता और उपचार केंद्रों का उद्घाटन हमारे श्री थावरचंद गहलोत साहब ने किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है श्री थावरचंद गहलोत, इमेज में आप देख सकते हैं। हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है थावरचंद गहलोत। उन्होंने 14 दिव्यांगता शीघ्र सहायता और उपचार केंद्रों का उद्घाटन किया। एक केंद्र दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत
देश के 7 राष्ट्रीय संस्थानों और 7 क्षेत्रीय केंद्रों में स्थित है। और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? हमारे श्री थावरचंद गहलोत, आपने इमेज में देखा। 13वां और लास्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट ने किसको अपना चेयरमैन नियुक्त किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में सत्य नडेला को अपना चेयरमैन नियुक्त किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सत्य नडेला। इमेज में आप देख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्य नडेला को अपना नया अध्यक्ष नामित किया है। उन्होंने 2014 में स्टीव बाल्मर के बाद सॉफ्टवेयर दिग्गज के सीईओ के रूप में पदभार संभाला था, यानी कि 2014 तक हमारे माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन थे? स्टीव बाल्मर। और उसके बाद सत्य नडेला, हमारे भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक, वो बन गए माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ और अब वो बनने जा रहे हैं नए अध्यक्ष। तो सत्य नडेला को 1975 में स्थापित कंपनी में नई ऊर्जा लाने का श्रेय दिया जाता है। कंपनी ने पूर्व अध्यक्ष जॉन थॉम्पसन को एक प्रमुख स्वतंत्र निदेशक के रूप में भी नियुक्त किया है। और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बोले तो सत्य नडेला। और माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? अमेरिका के वॉशिंगटन के रेडमंड में माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर स्थित है। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, विश्व दाता सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? विश्व दाता सूचकांक 2021 में भारत 14वें स्थान पर रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 14वें स्थान पर। लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है नीलोफर मीर, सोलंकी शैलेश कुमार आर, भरत कुमार ईश्वर भाई पटेल, फतेहपुरा प्रहलाद, शैलेश कुमार तबियाड़, सेनवास संजय भाई, उन्होंने डिटेल में बताया है, टू द पॉइंट। अमित प्रजापति, मुकुल कुमार सिंह, सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है अश्विन पलास, संदीप पटेल, पूजाबाद झाला जाडेजा, मेर पीयूष, वसावा दीप्तेश, FA कुरेशे, विपुल परमार, विजय सावड़िया और सागर चावड़ा, वसावा मिताक्षी, मधु राठौड़, इंदु डामोर, अनिल कुमार बोडत, रविंद्र भानवर, आकाश सोलंकी, आकाश कोपनिया, सभी दोस्तों को दिल से थैंक यू सो मच। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, सबसे अधिक यानी कि 5 बार यूरो कप खेलने वाले इकलौते खिलाड़ी कौन बने हैं? यूरो कप 5 बार खेलने वाले विश्व के एकमात्र खिलाड़ी कौन है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। सही ऑप्शन चुन लिया है तो आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को इस वीडियो के लिंक फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।